साल 1922 में जर्मनी में हुआ एक ऐसा केस जिससे अभी भी लोग हॉन्ट होते हैं। इस केस को 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं जो कि अनसॉल्व्ड है। इसमें तुमको काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री मिलेगी और ऐसे सवाल जो तुम्हारे जहन में हमेशा घूमते ही रहेंगे, और वो सवालों के जवाब ना ही आज तक किसी को मिले हैं और ना ही आगे किसी को मिलेंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंटरकायफेक केस। इस केस ने ना सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया भर में डर और दहशत का माहौल बना दिया था, और इस केस से जुड़े मिस्टीरियस इंसिडेंट और कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो आज भी इस केस को अनसॉल्व मिस्ट्री बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1922 के बवेरिया के एक छोटे से गांव हिंटरकायफेक में। हिंटरकायफेक एक छोटा सा फार्म था जो म्यूनिक के नॉर्थ में बवेरिया के एक रिमोट एरिया में स्थित था। ये फार्म आइसोलेटेड था, जो कि वुड्स और फील्ड से घिरा हुआ था और आसपास के लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत कम होता था। और इस फार्म में रहती थी ग्रूवर फैमिली, जो कंसिस्ट करती थी 70 ईयर ओल्ड आंद्रेस ग्रूवर और उनकी 72 ईयर ओल्ड वाइफ सिजिलिया और उनकी 35 ईयर ओल्ड बेटी विक्टोरिया ग्रेबियल। अगर बात करें विक्टोरिया की तो उसके 2 बच्चे थे, 7 साल की सिजिलिया ग्रेबियल और 2 साल का जोसेफ ग्रेबियल। इनके अलावा घर में एक मेड भी रहती थी उस फैमिली के साथ, जो घर के कामों में मदद किया करती थी। आंद्रेस ग्रूवर अपने गांव में एक सख्त और रूथलेस इंसान के रूप में जाना जाता था। उसके और उसकी बेटी विक्टोरिया के बीच इंसेचुअस रिलेशनशिप के रूमर भी थे, जिसे गांव वाले सीक्रेटली डिस्गस्टेड थे। विक्टोरिया का एक अफेयर भी चल रहा था लॉरेंस लिटिन बावर नाम के आदमी के साथ, जो गांव का एक और फार्मर था। 1922 की शुरुआत में हिंटरकाय फार्म में कुछ अजीब और अनसेटलिंग इंसिडेंट होने लगते हैं। आंद्रेस ने स्नो में कुछ मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स देखे जो वुड से फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो फुटप्रिंट्स वहाँ से कभी वापस नहीं गए थे। ये अजीब बात थी क्योंकि उन फुटप्रिंट्स के बिना किसी के वापस जाने का कोई निशान नहीं था वहाँ पर। इसके अलावा घर में कुछ आइटम्स भी गुम हो जाते हैं और आंद्रेस को घर के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो कि एक वियर्ड बात थी। एक और स्ट्रेंज इंसिडेंट ये था कि उनके घर का एक छोटा सा की होल्डर था जिसमें घर की सभी चाबियां रखी जाती थीं, और वो भी गायब हो चुका था। इन इंसिडेंट्स ने आंद्रेस को कॉशियस बना दिया था, लेकिन उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। शायद उसने ये सोचा होगा कि ये सब उसके सिर्फ मन का वहम है, या फिर वो इस बात को इग्नोर कर रहा था। कुछ तो बात थी जो कि आंद्रेस जानता था इस बारे में। अब वो क्या बात थी वो हमको नहीं पता। मर्डर्स के कुछ दिन पहले हिंटरकायफेक की पुरानी मेड ने जॉब छोड़ दी थी। उसने कहा था कि उसे उस फार्म में कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कि ये जगह हॉन्टेड हो। उसने कहा था कि उसे लगता है कि उस घर में कोई और भी है, लेकिन उसके एक्यूजेशंस को लाइटली लेते हुए फैमिली ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पुरानी मेड के जाने के बाद एक नई मेड मारिया बामगार्डनर को हायर किया जाता है उस फैमिली के द्वारा। वो सिर्फ एक रात वहां रही थी और उसी रात उसका और ग्रूवर फैमिली का ब्रूटल मर्डर कर दिया जाता है किसी के द्वारा। 31 मार्च 1922 की रात का वक्त था जब एक खौफनाक हादसा हुआ। मर्डरर ने एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटजी से पहले फैमिली मेंबर्स को अलग अलग बांध में ले जाकर मारा, एक एक करके। आंद्रेस, सिजिलिया, विक्टोरिया और छोटी सिजिलिया को बांध में ले जाकर उनके सर पर भारी हथौड़ा मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मर्डरर ने घर के अंदर जाकर मारिया बामगार्डनर और छोटे जोसेफ को भी उनके रूम्स में जाकर मार दिया। ये मर्डर्स बहुत ही ब्रूटल तरीके से किए गए थे। सभी फैमिली मेंबर्स के सर पर फोर्स से मारकर उनकी जान ले ली गई थी। छोटी सिजिलिया के हाथ में उसके बाल के टुकड़े थे, जो सजेस्ट करता था कि शायद उसने अपने बालों को खुद ही स्ट्रेस और पेन में खींच लिया होगा। ये सब क्लूज दिखाते थे कि मर्डरर कोई स्ट्रेंजर नहीं था, बल्कि कोई पर्सनल वेंडेटा से इंस्पायर्ड था, यानी कोई जानने वाले था जिसने ये सारी हत्याएं की थी। 4 अप्रैल 1922 को ग्रूवर फैमिली के फार्म पे अनयूजुअल साइलेंस देखने को मिली। एक पोस्टमैन ने देखा कि उनका मेल अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ था, और पड़ोसी भी नोटिस कर रहे थे कि फैमिली मेंबर्स की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। जब लोकल विलेजर्स ने डिसाइड किया कि वो फार्म पर जाके देखेंगे, तब उन्होंने देखा कि फार्म हाउस अंदर से लॉक्ड था। लॉरेंस लिटिन बावर, जो विक्टोरिया का लवर भी था, उसने कुछ विलेजर्स के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। जब उन्होंने बांध का डोर खोला तो उन सभी के होश उड़ गए। अंदर से ग्रूवर फैमिली मेंबर्स की 4 बॉडीज के ऊपर एक स्टैक्ड थी,
घर के अंदर जाने पर मारिया और जोसेफ की बॉडी भी मिल गई। पुलिस को इस केस में बहुत लिमिटेड क्लूज मिले। मर्डर वेपन एक मैटिक प्लाउ फार्म हाउस के अंदर पड़ा मिला जिस पर खून के निशान थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि मर्डर के बाद भी कोई शख्स फार्म में 4-5 दिन तक रुका था। और पुलिस को ये कैसे पता चला? घर के अंदर की चीजें जैसे कि किचन यूटेंसिल्स और फूड सप्लाईज यूज होती रही थी उस दौरान। इवन एनिमल्स को ही फीड किया गया था। इससे साफ जाहिर था कि कोई इंसान 4-5 दिन तक उस फार्म हाउस में रुका था। एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट ये था कि उन फुटप्रिंट्स की मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व थी। किलर का ट्रेस नहीं मिला और ना ही क्राइम सीन पर कोई यूजफुल फिंगरप्रिंट्स या डीएनए एविडेंस छोड़ा गया। ये सब देखकर पुलिस कंफ्यूज हो गई क्योंकि मर्डर के बाद अगर कोई वहां था तो उसने खुद को रिवील क्यों नहीं किया, और अगर वो वहां था तो उसने फैमिली को मारने के बाद इतना वक्त वहां क्यों बिताया? इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर थ्योरीज के बारे में बात करें और उनसे जुड़े सस्पेक्ट्स की जो इस केस को और भी पेचीदा बना देते हैं, तो सबसे पहले आते हैं लॉरेंस लेटिन बावर, जो कि विक्टोरिया का लवर था और जोसेफ को लेकर स्पेकुलेशन की गई थी कि वो उसका बायोलॉजिकल बेटा था। लॉरेंस का बिहेवियर ने पुलिस का अटेंशन खींचा क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बॉडीज को मूव किया था, जो कि एक अनयूजुअल बिहेवियर था। लोग इस बात पे शक कर रहे थे कि शायद लॉरेंस ने ये मर्डर जेलेसी और रेज में आकर तो नहीं किए, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला जो कि इस बात को साबित कर सके। सेकंड थ्योरी थी कार्ल ग्रेबियल की। कार्ल ग्रेबियल विक्टोरिया का हस्बैंड था जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में मर गया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्चुअली में वो जिंदा था और वो वापस आया था। कुछ लोग बिलीव ये भी करते थे कि कार्ल ने ये मर्डर्स विक्टोरिया के अफेयर और अपने बेटे जोसेफ के इलेजिटिमेसी की वजह से किए हों, लेकिन कार्ल की डेथ का ऑफिशियल मिलिट्री रिकॉर्ड था जो इस थ्योरी को वीक बना देता है। तीसरी थ्योरी थी ड्रिफ्टर और वैगबॉन की। कुछ लोगों ने ये थ्योरी दी कि ये मर्डर्स किसी ड्रिफ्टर या वैगबॉन ने किए हैं जो वुड्स में छुपा हो, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला और मर्डर्स के बाद भी घर के अंदर रहने का लॉजिक इस थ्योरी को और वीक बना देता है। अगर बात करें चौथी थ्योरी की, तो चौथी थ्योरी ये थी द फैमिलीज डिसग्रेस्ड सर्वेंट्स। ये थ्योरी सजेस्ट करती थी कि ये मर्डर्स किसी पुराने सर्वेंट ने किए हों जो फैमिली से किसी ग्रजिंग रीजन की वजह से बदला लेना चाहता हो, लेकिन इस एंगल पे भी पुलिस को कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। और पांचवी थ्योरी थी सुपरनेचुरल थ्योरीज। कुछ लोगों ने ग्रूवर फैमिली के मर्डर्स को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट किया क्योंकि मर्डर से पहले घर में जो स्ट्रेंज इवेंट्स हो रहे थे वो किसी घोस्टली प्रेजेंस को इंडिकेट करते थे। पुरानी मेड की वार्निंग भी इंडिकेट करती थी कि शायद वहां कोई एक ऐसी ताकत है जो इंसानों के बियॉन्ड है, लेकिन ये थ्योरीज उन लोगों के लिए ही मान्य रखती हैं जो पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास रखते हैं, और पुलिस ने इस एंगल को एक क्रेडिबल एंगल नहीं माना। हिंटर का फैक्ट के ब्रूटल मर्डर्स के बाद पुलिस ने बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन वो किसी एक सर्टेन कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सके। 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी सॉलिड क्लू को रिवील नहीं किया। ये केस जर्मनी के अनसॉल्व मिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पे आ गया। इस केस को सॉल्व करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पर ही खत्म हुई। फॉरेंसिक्स में तब तक इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था जितना आज है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। इसलिए क्राइम सीन से जो भी फिजिकल एविडेंस कलेक्ट हुए वो टाइम के साथ डिग्रेड हो गए या फिर प्रॉपर एनालाइज नहीं किए जा सके। 1923 में हिंटर का फैक्ट फार्म हाउस को डिमोलिश कर दिया जाता है और उस जगह पे एक श्राइन बनाया गया, लेकिन उसके डिमोलिशन से पहले वहां कुछ हिडन कंपार्टमेंट्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स मिले जिसमें कुछ मिस्टीरियस चीजें भी थीं, पर टाइम के साथ ये क्लूज भी उनके असली मायने खो चुके थे। लंबी चर्चाओं और स्पेकुलेशन के बावजूद ग्रूवर फैमिली की मर्डर मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रही। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस में इन्वॉल्व लोग या तो मर गए या फिर वो अपनी स्टेटमेंट से पलट गए, जिससे इन्वेस्टिगेशन और भी मुश्किल हो गई। 2000 के बाद फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई। कुछ लोगों ने सोचा कि इस केस को हमें रीओपन करना चाहिए, शायद नई टेक्नोलॉजी और डीएनए एनालिसिस के थ्रू इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। 2007 में जर्मनी की क्रिमिनल पुलिस ने इस केस को ऑफिशियली रीओपन कर दिया। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पुराने एविडेंस को रीएग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा एविडेंस डिग्रेड हो चुका है या फिर उसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया। फिर भी उन्होंने कुछ बोन फ्रेगमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन इतने सालों के बाद भी कोई नया क्लू या एविडेंस उनके सामने नहीं आ सका। हिंटर का फैक्ट केस के कल्चरल इम्पैक्ट आज भी बहुत गहरे हैं। जर्मनी और दुनिया भर
भर में इस केस को लेकर कई बुक्स लिखी गई हैं और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। 2006 में एंड्रिया मरिया शेंकेल ने एक नॉवल पब्लिश की थी जो हिंटरकाइट फैक्ट केस से इंस्पायर्ड थी। ये नॉवल जर्मनी में बहुत पॉपुलर हुई और इस पर 2010 में एक फिल्म भी बनी जिसमें इस केस को फिक्शनलाइज करके दिखाया गया। आज भी हिंटरकाइट फैक्ट केस क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टडी पॉइंट है। इस केस को सॉल्व करना और उसके अंडरलाइन मोटिव को समझना आज भी लोगों के लिए एक चैलेंज है। तो तुम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया है हिंटरकाइट फैक्ट केस के बारे में, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि अनआंसर्ड हैं। और उनमें से पहला सवाल ये है कि लॉरेंस लिटिनबावर ही वो इंसान था जिसे जेलिसी ने अंधा कर दिया और उसने पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया, या फिर वो मिस्ट्री मैन कार्ल ग्रेवियल जो अपनी वाइफ के धोखे से परेशान होकर वापस आया और उसने अपने पूरे घर वालों को मार डाला, या फिर ये किसी अननोन किलर का काम था जो आज तक पकड़ा नहीं गया। और हमें इस बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं चल पाया है अनफॉर्चुनेटली। ये केस ना सिर्फ अपने ब्रूटल नेचर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी वो ढेर सारी अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए भी जाना जाता है। जितना हम इस केस को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हॉन्टिंग बन जाता है। कुछ मिस्ट्रीज होती हैं जो कभी सॉल्व नहीं हो पाती हैं और ये हमारी दुनिया की रियलिटी है। हिंटरकाइट फैक्ट मर्डर केस भी एक ऐसा ही केस है जो शायद कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन इसकी चिलिंग स्टोरी और इसके अनआंसर्ड क्वेश्चंस हमेशा हमारे जहन में एक रिमाइंडर के रूप में रहेंगे। तो भाई लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम इसको लाइक कर सकते हो और तुम इसको शेयर भी कर सकते हो। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं चाहूँगा कि तुम मुझे इनिशियल लेवल पे सपोर्ट करो और मिस्ट्रीज़ वीडियो देखने के लिए तुम मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और केस में।